In this video, we are going to discuss the topic of international relation, migration and refugee. हमारे वीडियो का टॉपिक माइग्रेशन और रेफ्यूज़ी है। तो हम इस वीडियो में माइग्रेशन और रेफ्यूजी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो मॉडर्न स्टेट है उनकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। और वे अपने इन फिक्स्ड बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनके प्रोटेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कोई भी इंडिविजुअल यदि किसी दूसरी कंट्री का है वो हमारी कंट्री में इंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो इन चीज़ों को इंश्योर करता है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है कि कौन इंडिविजुअल हमारी कंट्री में एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, वो इन चीज़ों को इंश्योर करता है। वैसे लोग जो हमारी जो स्टेट की जो बाउंड्री है उसके अंदर रहती है। देखिए यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ कोई राज्य से नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब हम समझते हैं किसी भी कंट्री से। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल किसी कंट्री की बाउंड्री के अंतर्गत रहते हैं और उनको उन स्टेट का यानी कि उन कंट्री का मेंबरशिप प्राप्त होता है तो उसको ही हम सिटीजन कहते हैं। और वैसे लोग जो हमारी स्टेट की जो बाउंड्री है यानी हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर तो रहते हैं लेकिन उसको स्टेट का मेंबरशिप प्राप्त नहीं है और उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो डिफरेंट है, वो हमारी कंट्री का नहीं है। वो उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है जहाँ पर उसका बर्थ हुआ है वो कोई और है, तो हम उसको सिटीजन नहीं कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे हम उसको फॉरेनर्स कहते हैं, एग्जाइल कहते हैं, एलियन कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं, माइग्रेंट्स कहते हैं। इन सारे नामों से हम उनको बुलाते हैं। तो हमारी वीडियो का जो डिस्कशन है आज का वो है माइग्रेंट और रेफ्यूजी। तो सबसे पहले हम माइग्रेंट्स को देखेंगे, इसके बाद हम रेफ्यूजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। माइग्रेंट्स हम वैसे लोगों को कहते हैं जो वॉलेंटरली यानी कि जो अपनी इच्छा से उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो उसको लीव करता है, वो उसको छोड़ देता है और किसी दूसरी कंट्री में जाता है और किसी ऐसी कंट्री में जाता है जो उसको एक्सेप्ट करे। वो दूसरी कंट्री में क्यों जाता है? ताकि उसको एक बेटर लाइफ स्टाइल मिल सके, उनको एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सके। इन अवसर की तलाश में कोई इंडिविजुअल यदि अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो जिस कंट्री में जा रहा है, जो भी वो सेकेंड कंट्री में जा रहा है, यानी कि यदि वो इंडिया से जा रहा है तो हम उसको फर्स्ट कंट्री मानेंगे और यदि वो यूएस से जा रहा है तो हम उसको सेकेंड कंट्री मानेंगे। तो जो वो सेकेंड कंट्री जा रहा है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जो यूएसए है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि ये लीगल माइग्रेंट्स हैं। अदरवाइज हम इसको कहेंगे ये इलीगल माइग्रेंट्स है। यदि सामने वाली कंट्री जहाँ वो जा रहा है यदि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएगा। और माइग्रेंट्स जो होता है यहाँ पर चॉइस बेसिस पर होता है, यानी कि माइग्रेंट जो होता है वो अपनी इच्छा से जाता है, यहाँ पर कोई उनको फोर्सफुली अपनी कंट्री से जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको फोर्सफुली उनको बाहर नहीं निकलता, वो अपनी इच्छा से जाता है ताकि एक अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके। इन चीज़ों की तलाश में वो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी अदर कंट्री में जाता है। माइग्रेशन या माइग्रेंट्स का इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशियली कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। माइग्रेंट या माइग्रेशन का जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पर इनका कोई ऑफिशियली जो है कि यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है जिसको कि हर एक कंट्री एक्सेप्ट करें। जिस प्रकार की रेफ्यूजी का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार रेफ्यूजीज़ का डेफिनेशन दिया गया। लेकिन माइग्रेंट्स जो है इनका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा कुछ डेफिनेशंस को दिया जाता है लेकिन इनका कोई यूनिवर्सल ऐसा डेफिनेशन नहीं है। तो हम
देखते हैं यूनाइटेड नेशन का क्या कहना है। यूनाइटेड नेशन जो माइग्रेंट हैं उनको दो भागों में बांटती है। पहला है लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म या फिर टेम्परेरी माइग्रेंट। पहला है उनका लॉन्ग टर्म, दूसरा है शॉर्ट टर्म या फिर टेम्परेरी माइग्रेंट। वैसे माइग्रेंट जो कम से कम 12 मंथ के लिए या फिर उनसे ज़्यादा टाइम के लिए किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, उनको लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स कहा जाता है। यानी जो अपनी कंट्री जो यूजुअल रेसिडेंस है किसी इंडिविजुअल का, उनको छोड़कर यदि कोई अदर कंट्री में जाता है कम से कम 12 मंथ्स के लिए यानी कि 1 साल के लिए, तो हम उसको लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स कहेंगे। और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म या फिर टेम्परेरी माइग्रेंट। हम शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी माइग्रेंट उनको कहेंगे जो कम से कम 3 मंथ यानी कि 3 मंथ से ज़्यादा और 1 साल से कम के लिए जाता है, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म या फिर टेम्परेरी माइग्रेंट्स। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IMO के अनुसार, IMO जो है एक ब्रॉडर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है माइग्रेंट का। आप सोचोगे अभी तो आपने कहा कि इनका कोई डेफिनेशन नहीं है, मैंने ये कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं, कुछ जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपनी ओर से कुछ डेफिनेशन को बताते हैं कि हम किनको माइग्रेंट्स बोल सकते हैं। वैसे यूनिवर्सली इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि इनका ये प्रॉपर डेफिनेशन यही है और यही सब कंट्री को फॉलो करना है, ऐसा माइग्रेशन के केस में नहीं है। तो IMO के अनुसार ये क्या बताते हैं, ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन को कवर करते हैं। देखिए इनके अनुसार एनी पर्सन who is moving और has moved across an international border, यानी कि कोई भी पर्सन जो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है या विदिन ए स्टेट अवे फ्रॉम हिज और हर हैबिचुअल प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि वह अपनी कंट्री के अंदर भी यदि जो उनका हैबिचुअल प्लेस है जहाँ पर वो रहते हैं, उनका जो रेसिडेंस है, उनको छोड़कर यदि किसी दूसरी जगह जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन्स लीगल स्टेटस, उस पर्सन का लीगल स्टेटस क्या है कोई मायने नहीं रखता। वेदर द मूवमेंट इज वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, यानी वो पर्सन अपनी इच्छा या उसकी इच्छा के विरुद्ध मूव कर रहा हो। व्हाट द काउजेस फॉर द मूवमेंट आर, उनकी जो मूवमेंट करने का कारण चाहे कुछ भी हो। व्हाट द लेंथ ऑफ द स्टे, उसके स्टे करने का जो ड्यूरेशन है वो चाहे कुछ भी हो। इन सारे कंडीशंस जो मैंने अभी बताया, इन सारे कंडीशंस में यदि कोई पर्सन मूव करता है तो हम उसको माइग्रेंट बोलेंगे IMO के अनुसार। माइग्रेशन एक कंट्री के अंदर भी होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि अर्बनाइजेशन के कारण भी एक कंट्री के अंतर्गत जो है कि माइग्रेशन होता है। लोग अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं रोज़गार की तलाश में, जॉब की तलाश में, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छी करने के लिए। अब हम समझेंगे रेफ्यूज़ी को कि रेफ्यूज़ी हम किसे कहते हैं। देखिए रेफ्यूज़ी हम वैसे लोगों को कहेंगे जो मजबूरी में, जो हेल्पलेसनेस की कंडीशन में अपनी स्टेट ऑफ ओरिजिन जो है, जो उसका कंट्री ऑफ जो ओरिजिन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो उसको छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में मूव करता है। और ये इनका मूव करने का कारण होता है डर। किस चीज़ का डर? वॉर का डर, सिविल वॉर का डर, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो स्टेट ऑफ ओरिजिन है वो उसको छोड़ देता है और किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है। इसका नेचर ऑफ मूवमेंट जो होता है वो चॉइस बेसिस पर नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी बताया कि माइग्रेशन के केसेस में क्या होता है कि पर्सन जो है अपने इच्छा के, अपने चॉइस के बेसिस पर जाते हैं, लेकिन रेफ्यूजी के केस में ऐसा नहीं होता। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो उसका इच्छा नहीं होता है कि हम अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाएं, लेकिन उनको फोर्सफुली उस कंट्री से बाहर निकाला जाता है।
उन उनका जो लीव करने का जो एक रीज़न होता है वो होता है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न, अत्याचार। किसी इंसान पर यदि अत्याचार, उत्पीड़न करा जाता है, वो मजबूरी में अपनी कंट्री को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। इस केस में जब कोई पर्सन अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो इसका कोई श्योर नहीं है, नॉट श्योर, यहाँ पर कोई श्योर नहीं है कि स्टेट रिसेप्शन यानी कि स्टेट उसको, कोई भी दूसरी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट ही कर लेगा। अब हम समझेंगे कि रेफ्यूज़ी एमर्ज कैसे करता है। रेफ्यूज़ी एमर्ज कैसे करता है? तो रेफ्यूज़ी के एमर्ज करने का जो कारण है वो है युद्ध, वॉर, इंटर स्टेट वॉर। किन्हीं भी दो कंट्री के बीच में जब लड़ाई होती है तो वो होता है रेफ्यूज़ी के इमर्ज करने के कारण। किसी कंट्री के अंदर ही यदि सिविल वॉर हो जाए तो वो भी होता है रेफ्यूज़ी के इमर्ज करने के कारण। या फिर फियर, किस चीज़ का डर? तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, युद्ध होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, इनके डर की वजह से भी लोग जो है कि माइग्रेट करते हैं। जो रेफ्यूज़ी है वो भी ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, क्योंकि उसको उनकी कंट्री से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया है उन्हीं की कंट्री से, इसलिए उनके पास स्टेट प्रोटेक्शन, इट नॉट कम्स अंडर एनी स्टेट प्रोटेक्शन। यानी कि जो भी रेफ्यूज़ी हैं वो किसी भी स्टेट प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि उनको उन्हीं की कंट्री से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए अब वो किसी भी स्टेट प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याओं से वो घिरे होते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री से निकल जाने के बाद तो ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होते, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, कोई भी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो टोटली स्टेटलेस होते हैं। इसलिए इन रेफ्यूज़ी के प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे ऑल इंटरनेशनल, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, यानी कि जितने भी देश में कंट्रीज़ हैं, जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इन रेफ्यूज़ी का प्रोटेक्शन एंश्योर करा जाए। इन रेफ्यूज़ी को सेटल करने का इन रेफ्यूजी को सेटल करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हम किसी ऐसे कंट्री को फाइंड आउट करें, ऐसे कंट्री को हम फाइंड आउट करें जो इन रेफ्यूज़ी को एक्सेप्ट करे। ये जो कंट्री फाइंड आउट करने का ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं रेफ्यूज़ी रीसेटलमेंट। रेफ्यूज़ी रीसेटलमेंट्स, इन प्रोसेस के थ्रू रेफ्यूजी को रेफ्यूजी कैंप में सेटल कर दिया जाता है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी बेसिक कमोडिटीज़ हैं डेली लाइफ, बेसिक कमोडिटी जो भी हैं डेली लाइफ में यूज होने वाले, वो उनको अवेलेबल हो तब तक, जब तक कि उस कंट्री के अंतर जो सिविल वॉर हो रहा है वो ख़त्म ना हो जाए, या फिर कोई इंटर स्टेट वॉर हो रहा है, किसी भी दो कंट्री के बीच में यदि युद्ध हो रहा है, वो जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक हम जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनको हम प्रोवाइड करते रहें। इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेफ्यूजी के रीसेटलमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लीग ऑफ नेशन को दिया गया। 1921 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीग ऑफ नेशन को दिया गया। देखिए लीग ऑफ नेशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम ब्रीफली समझ लेते हैं। लीग ऑफ नेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर 10 जनवरी 1920 को स्थापित किया गया। इनका जो उद्देश्य था, इनका जो मोटो था वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करके रखना था। ऑब्वियसली ये फेल हो गया, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो देखिए इन रेफ्यूज़ी को मैनेज करने के लिए, इनको रीसेटलमेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर
बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इन रेफ्यूज़ी को रीसेटलमेंट करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रयास किए गए, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन रेफ्यूजी 1939, यूएन यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन 1943 में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद इंटर नेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन 1946 में इसको स्थापित किया गया। तो ये सारे कुछ एफर्ट्स हैं, कुछ प्रयास हैं कि जो भी रेफ्यूज़ी हैं उनको सेटल किया जाए। इंटरनेशनल लेवल का ये एफर्ट्स हैं जो प्रयास किए गए हैं। लेकिन अभी तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव स्टेप है वो था जो जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, उनके बाद 1950 में UNHCR को स्थापित किया गया। अभी तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव स्टेप था वो था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1950 में UNHCR का क्रिएशन। UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूज़ी। परंतु अभी तक हमको जो है रेफ्यूज़ी हम किसको कहेंगे, इनका डेफिनेशन क्या फिक्स जो डेफिनेशन है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ था। और UNHCR का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक ऐसे क्राइटेरिया को बनाया जाए जो कि ये डिफ़ाइन करे कि कौन रेफ्यूज़ी के स्टेटस के लिए एलिजिबल है, यानी किसको हम रेफ्यूज़ी कह सकते हैं और किसको हम रेफ्यूज़ी नहीं कहेंगे। वो एक डेफिनेशन को हमें बनाना था। तो इन ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए कि हमें एक डेफिनेशन को बनाना है जिसमें हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कौन रेफ्यूजी का जो स्टेटस है वो किसको हम दे सकते हैं और किसको हम रेफ्यूजी नहीं कह सकते हैं। उनको डिफ़ाइन करने के लिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इनको फुलफ़िल करने के लिए 1951 में कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूज़ी इन 1951, इनको शॉर्ट में हम 1951 कन्वेंशन कहते हैं। 1951 का जो कन्वेंशन है इसमें 45 स्टेट्स ने, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से है, यहाँ इसमें 45 कंट्री ने भाग लिया था। इन 45 कंट्री ने 1951 का जो कन्वेंशन है उनको डिफ़ाइन किया और इसमें जो रेफ्यूजी का जो डेफिनेशन है उनको प्रोवाइड किया। इससे पहले स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि ये जो रेफ्यूज़ी का जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया गया। यहाँ पर 45 कंट्री आई, वहाँ पर एक कन्वेंशन बनाया गया, तब इसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया। ये इंटरनेशनली वैलिड है। ये जो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं ये है 1951 कन्वेंशन का, ये जो यहाँ पर डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं ये है। लेकिन माइग्रेशन के केस में मैंने आपको बताया कि माइग्रेशन का ऐसा कोई यूनिवर्सली डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो रेफ्यूजी का ये एक डेफिनेशन है जो 1951 कन्वेंशन में दिया गया था, आर्टिकल 1A 1951 कन्वेंशन का है। देखिए, owing to is well founded fear of being persecuted or reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion is outside the country of his nationality and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country। यानी इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब है यदि कोई पॉलिटिकल परसिक्यूशन की वजह से, पॉलिटिकल परसिक्यूशन यानी पॉलिटिकल यहाँ पर जो परसिक्यूशन इसका मतलब है अत्याचार या उत्पीड़न, कोई भी पर्टिकुलर रेस का, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कम्युनिटी या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से पॉलिटिकल परसिक्यूशन फेस करता है, यदि कोई इंडिविजुअल अपने पर्टिकुलर रेस की वजह से, अपने किसी भी एक नस्ल की वजह से, अपने किसी जाति धर्म की वजह से, अपने किसी कम्युनिटी की वजह से या फिर अपने किसी एक पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से कि उनका एक राजनीतिक एक ओपिनियन क्या है, उसका एक पॉलिटिकल
ओपिनियन क्या है, इनकी वजह से यदि उनको पॉलिटिकल परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, यदि उनको अत्याचार या फिर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तो हम ऐसे लोगों को रेफ्यूजी कहेंगे। तो ये है रेफ्यूजी का डेफिनेशन। 1951 का जो ये कन्वेंशन है, ये सिर्फ उस समय एप्लीकेबल था सिर्फ यूरोप में ही, और ये सिर्फ उन्हीं इवेंट के लिए एप्लीकेबल था जो 1 जनवरी 1951 से पहले घटी थी। यानी 1 जनवरी 1991 से जो भी घटनाएं पहले हो चुकी है, जो भी रेफ्यूजी पहले आ चुके हैं जिस भी कंट्री में, हम सिर्फ उन्हीं रेफ्यूजी की बात करेंगे, और इनसे बाद वाले जो भी घटनाएं हुई है, उनसे जो भी रिलेटेड रेफ्यूजी है, हम उनके लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी, ये जो 1951 का कन्वेंशन है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं 1951 कन्वेंशन के। इसके बाद 1967 में ये जो 1951 कन्वेंशन है, इसमें एक प्रोटोकॉल को ऐड किया जाता है, एक प्रोटोकॉल को इसमें जोड़ा जाता है। इस प्रोटोकॉल के अनुसार 1967 में जो 1951 का जो कन्वेंशन है, उनको एप्लीकेबल बैन यूरोप, इनको जो है कि यूरोप से बैन, यानी अब सिर्फ यूरोप में ही यह लागू नहीं रहेगा, बल्कि किसी दूसरी कंट्री में भी यह लागू होगा। 1967 के प्रोटोकॉल में ऐसा किया गया। और ये जो टाइम लिमिटेशन है 1 जनवरी 1951, इनसे पहले की घटनाओं को ही 1951 कन्वेंशन में लिया जाता था, लेकिन 1967 का जो प्रोटोकॉल है, उसके बाद वाले जो भी घटनाएं घटी है, अब उनको शामिल किया जाएगा 1967 के प्रोटोकॉल के बाद। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं 1951 का जो कन्वेंशन है, कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं हम उनको देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमें जो रेफ्यूजी का जो एक डेफिनेशन है, 1951 का जो कन्वेंशन है, ये हमें रेफ्यूजी के एक डेफिनेशन को प्रोवाइड करते हैं, जो हमें ये बताता है कि कोई भी जो कंट्रीज है, उसकी टेरिटरी में कौन एज ए रेफ्यूजी उसकी कंट्री में एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 31 का कहना है कि जो भी होस्ट स्टेट है, यानी जो भी होस्ट कंट्री है, वो कोई भी पेनल्टीज को इम्पोज नहीं कर सकती। किसकी वजह से पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकती और किस पर नहीं कर सकती? तो ये जो पेनल्टीज है, ये जो दंड है, ये रेफ्यूजीज़ के ऊपर नहीं लगा सकती, और इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि उन्होंने इलीगल एंट्री करी है। यदि कोई रेफ्यूजी किसी कंट्री में इलीगल एंट्री करते हैं, और यदि उस कंट्री को रेफ्यूजी का जो होस्ट जो है वो एक होस्ट स्टेट है, तो वो उनको इलीगल करार नहीं दे सकता। सिंपल समझिए, आर्टिकल 31 क्या कहना चाहता है? आर्टिकल 31 कहना चाहता है जो भी होस्ट स्टेट है, वो रेफ्यूजीज़ के ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकती कि उन्होंने हमारी कंट्री में इलीगल एंट्री करी है। इन बातों के लिए वो उन पर कोई भी पेनल्टीज इम्पोज नहीं कर सकते। आर्टिकल 31 ये कहता है, 1951 कन्वेंशन का जो आर्टिकल 31 उनका यही कहना है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 कहता है कि जो भी रेफ्यूज़ी आपकी कंट्री में आ चुके हैं, यानी कि जो भी होस्ट कंट्री है, यदि उस कंट्री में कोई रेफ्यूजी आ चुके हैं, तो आप उनको फोर्सिबली, आप उनको बलपूर्वक उनकी होम कंट्री में वापस नहीं भेज सकते। और ये जो राइट है कि आप उनको फोर्सफुली अपने कंट्री में वापस नहीं भेज सकते, उनको कहा जाता है नॉन रिफॉलमेंट कहा जाता है। ये जो अधिकार है रेफ्यूजी का, इनको नॉन रिफॉलमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 ये कहता है कि जो भी होस्ट स्टेट है, जिसके यहाँ पर भी रेफ्यूज़ी बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, उनको जल्द से जल्द जो होस्ट कंट्री है, उनको सिटीजनशिप का जो राइट है, उनका प्रोसीजर जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। यदि कोई रेफ्यूजी उन कंट्री में लंबे समय से स्थित है, तो द होस्ट स्टेट शुड बिगिन द प्रोसीजर ऑफ
नेचुरलाइजेशन एंड गिव सिटीजनशिप राइट्स टू दी रेफ्यूजी। जो भी रेफ्यूजीज हैं उनको सिटीजनशिप जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो एक आम नागरिक का अधिकार होता है, उनको भी दिया जाए जो एज ए रेफ्यूजी किसी होस्ट कंट्री में उपस्थित हैं। देखिए, ये 1951 कन्वेंशन में जो भी डेफिनेशन दिया गया है रेफ्यूजी का, वो बहुत ही नैरो है। बहुत ही नैरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रेफ्यूजी का जो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, वो जब कोई परसिक्यूशन को फेस करता है, यानी कि जब वो अत्याचार या फिर उत्पीड़न को फेस करता है ड्यू टू पर्टिकुलर रेस होने के कारण, किसी भी पर्टिकुलर नस्ल होने के कारण, रिलीजन होने के कारण, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म होने के कारण, या फिर किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, तभी हम उसको रेफ्यूजी कहेंगे। अदरवाइज उनको रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ही नैरो है। देखिए, सिर्फ इन्हीं वजह से कोई पर्सन अपनी कंट्री को नहीं छोड़ता, और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से कोई एक पर्सन जो है अपनी कंट्री को छोड़ता है। वो रीजन्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि लैक ऑफ मेडिकल कंडीशन, यदि किसी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है और किसी फैमिली को बहुत ही सीरियस हार्म्स हुए हैं, तो वो उस कंट्री को छोड़ भी सकते हैं। तो मेडिकल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होने की वजह से भी लोग अपनी कंट्री को छोड़ करते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक डिप्रेवेशन, यानी कि यदि कोई कंट्री इकोनॉमिकली जो है कोलैप्स कर जाए, तो भी बहुत सारे लोग उस कंट्री को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी, फेमाइन, स्टारवेशन। यदि किसी कंट्री में बहुत सारी गरीबी है, भूखमरी लगातार आती रहती है, फेमाइन मतलब बहुत सारे बीमारियां, फेमाइन, स्टारवेशन भूखमरी होती है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से, या फिर कोई नेचुरल जो डिजास्टर हैं, इनकी वजह से भी लोग अपनी कंट्री को छोड़ते हैं। तो ये सारे जो हैं, इन चीज़ों को नहीं कंसीडर किया जाता है एज ए रेफ्यूजी। इनकी वजह से यदि कोई इंडिविजुअल अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो वो इनको एज ए रेफ्यूज़ी कंसीडर नहीं करते हैं। तो इनके कुछ कमियां हैं, ये 1951 का जो कन्वेंशन है, इनकी कुछ ये कमियां हैं। तो आई होप कि आपने इसको समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा डायस्पोरा के ऊपर। देखिए, डायस्पोरा जो है वो थोड़ा सिमिलर है माइग्रेंट से, तो हम डायस्पोरा को थोड़ा डीपली कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।